हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं, ये बता दो सबसे पहले, क्योंकि पढ़ाई का मजा तभी आता है जब वो मौज मस्ती के साथ करी जाए। आज हम पढ़ रहे हैं भैया 5th चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड। आई नो इस वीडियो में मैं अपना फेस वाली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट इट्स ओके यार, आपको पढ़ाई पूरी मौज के साथ समझाई जाएगी, वो गारंटी ले रहा है भाई तुम्हारा। चलो जी, चैप्टर का नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। बहुत सारी लंबी लंबी एनसीईआरटी पीडीएफ होती है, हमने क्या करा है, हमने उसको बना दिया एक स्पेशल पीडीएफ में, यानी कि सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ के। और आप भी अपनी किताब लेके आओ और फटाफट मेरे साथ बैठ के हाईलाइट करो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और अब आपकी एनसीईआरटी को बना दिया बहुत सिंपल। चलो, तो भाई चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि वुमेन कैसे चेंज करेंगी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे, हम समझेंगे विल अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मेन दैन वुमेन। क्या मतलब, कैसे कुछ ऑक्यूपेशंस को माना जाता है कि ये मेन के लिए ज्यादा सूटेबल है, वुमेन के लिए नहीं। बट क्या ऐसा है? नहीं है, राइट। उसके अलावा हम और भी देखेंगे कि वुमेन का जो स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए, वुमेन्स ने कैसे स्ट्रगल करा है। उसके अलावा गेटिंग इन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। अब देखो, इनइक्वालिटी है, हम सब जानते हैं, बट इनइक्वालिटी को हटाने का एक तरीका क्या है, जो कि था और आज भी है, वो क्या है? एजुकेशन। ये भी देखेंगे कि कैसे है। उसके अलावा चैप्टर में हम ब्रीफली ट्रेस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वुमेन्स और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स, ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हटाया जा सके। देखो, इस पेज पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज ये है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि इंडिया में, भारत देश में ये बात चल रही है 2004 से 5 की, याद रखना, 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। यानी कि भारत देश की 83% वुमेन जो थी वो किस में थी? यहाँ पे वर्किंग वुमेन की बात चल रही है, ठीक है, नॉट वुमेन वर्किंग, वो एग्रीकल्चरल वर्क में जुड़ी हुई थी, जैसे कि प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। या तब भी अगर आप नॉर्मली लोगों से पूछा जाए कि किसान को इमेजिन करो, तो वो हमेशा एक आदमी को इमेजिन करते हैं, है कि नहीं? ये सच बात है। ओके, उसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। विमेंस के साथ क्या हो रहा है? अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बट एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज्यादा हैं। कौन? दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। लोग, नॉर्मल सोसाइटी ये मानती है दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। घर के अलावा वुमेन जो है कुछ सर्टेन जॉब्स में अच्छी हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, बहुत से लोग ये मानते हैं कि भाई वुमेन जो है वो नर्स अच्छी बन सकती हैं, या फिर क्यों? क्योंकि वो पेशेंट्स का बहुत जेंटली ख्याल रखती हैं। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन दिस फैमिली। सिमिलरली इट इज बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। क्या माना जाता है कि भाई साइंस वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह में लड़के का दिमाग अच्छा चलता है, लड़कियां नहीं कर पाती। ये सब क्या है? दिस इज इनइक्वालिटी भाई, ये सब बेवकूफ़ी चीज़ें हैं। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज क्या स्टीरियोटाइप्स, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। अब क्योंकि स्टीरियोटाइप का मतलब समझते हो ना, ये जो बेकार की लोगों की थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है घटिया वाला, इनइक्वालिटी वाला, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो ये जो स्टीरियोटाइप है, इसकी वजह से वुमेन्स को भैया सेम सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि मर्दों को मिलता है अपने करियर को परस्यू करने के, स्पेशली डॉक्टर और इंजीनियर जैसे करियर्स में। मोस्ट फैमिलीज में तो भैया एक बार लड़की ने कर ली अपनी स्कूल खत्म, तो बस एक अगला इंतजाम होता है कि शादी कहाँ कराएं। बट याद रखना, हम जो बुक अब पढ़ रहे हैं ये भाई बहुत पुरानी लिखी हुई है। सो डोंट कंपेयर इट विद टुडेज सिनेरियो। अगर आप सोच रहे हो बैठ के, नहीं यार भैया अब तो आप ये क्या पुराना पढ़ा रहे हो, अब तो दुनिया बदल गई। अरे मैं भी जानता हूँ दुनिया बदल गई, बट क्या हम अपने पास्ट में जो हुआ है उसको ना पढ़ें, उसको ना सीखें, उसको ना समझें? तो इसीलिए कभी पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हो इन बुक्स में, ये मत समझो कि यार अब ये होता नहीं है तो अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। ये हमारी पास्ट की गलतियाँ हैं, न जाने कब ऐसी सेम गलतियाँ आगे रिपीट होने लगे, तो इसको हम कैसे रोकेंगे? पास्ट की चीज़ों को पढ़ के। इसीलिए हम ये एनसीईआरटीज को आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। समझ आया? ये क्या है? ये कहानी है बहुत सिंपल सी, किसकी? लक्ष्मी लखरा की कहानी है, जो कि इंडिया की यानी कि भारत देश की पहली विमेन इंजन ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर बनी। इससे पहले कब बनी थी ये? लिखा हुआ यार इसमें, देखो दिख रहा है कहीं पे? छोड़ो, बट जितना मेरे को याद है, नॉर्दर्न रेलवे में ये सबसे पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने
भाई ये जॉब एग्जाम क्लियर करा और ये जॉब पिकअप करी। गवर्नमेंट ने कभी इसको वो नहीं करा था कि नहीं सिर्फ मैन के लिए है, बट कभी कोई वुमेन आई ही नहीं, ये पहली वो बनी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं भैया एक बढ़िया कहानी की। कहानी क्या है, कहानी से पहले ये भी समझो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड देम। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चे हर तरफ से प्रेशर झेलते हैं। अब ये प्रेशर ज़रूरी नहीं वो प्रेशर है जो बहुत सीरियस वाला है, यानी कि कभी कभी लोग डिमांड्स के फॉर्म में प्रेशर करते हैं एडल्ट्स, यानी कि पेरेंट्स आपके चाहते होंगे कि आप भाई खूब अच्छे नंबर लाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छा करियर बनाओ। क्या है, प्रेशर है, हल्का है, पॉजिटिव है, बट स्टिल प्रेशर है, राइट। कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो आपके साथ कुछ, अब बात यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गई, एक्चुअल प्रेशर, जैसे कि टीजिंग है ना, जैसे कि क्या किया जाता है, बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। लड़कों के साथ प्रेशर होता है कि भाई हमेशा कि आपको नौकरी पकड़नी है, आपको घर चलाना है, नहीं कर पाए तो तुम निकम्मे, नाकारा, नालायक घोषित कर दिए जाओगे। समझ आ रहा है, समझ रहे हो। सो दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। और अगर कोई लड़का गलती से दाढ़ी शेव कर ले या फिर थोड़ा सा मैनली कम लगे तो उसको बहुत बुली किया जाता है कि क्या यार तू आदमी है, मर्द है कि नहीं, ऐसे बिहेव मॉक किया जाता है, तू मर्द है कि नहीं, ये चीज़। तो यहाँ पे हम इक्वली जो पूरी सोसाइटी है ना उसका मजाक बनाते हैं जब हम ऐसे कोई मजाक करते हैं। लड़के रो रहे होते हैं तो बोलते हैं तू लड़की है क्या, रो रहा है, पागल है क्या यार, लड़कियाँ रोती हैं। तो ये सब क्या है, ये एक सोसाइटल प्रेशर है जो हम डील करते हैं। अब भाई बात करते हैं कहानी की। कहानी है जेवियर नाम के लड़के की जिस भाई के मैथ्स में और फिजिक्स में, साइंस मतलब में आ गए हैं बेकार मार्क्स, बट हिस्ट्री में और भाई के जो पसंदीदा सब्जेक्ट हैं जो कि कौन से हैं और लैंग्वेज, उसमें आए बहुत बढ़िया मार्क्स। अब भाई अपने घर जाते हैं, पिताजी को रिजल्ट दिखाते हैं, पिताजी माताजी को कि देखिए मेरा रिजल्ट आ गया है और मेरे आए हैं मैथ में और सब फिजिक्स मैथ में 65%। मम्मी कहती है अबे जेवियर ये क्या है, 65% मार्क्स मैथ में, ओ माय गॉड, फिजिक्स में इतने कम। अब बेचारे जेवियर भाई हमारे कहते हैं अरे मैं जानता हूँ मम्मी, बट मुझे मैथ्स कौन से थोड़ी लेनी है, मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है। तो बीच में आते हैं पिताजी। पिताजी तो अब आप जानते हो पिताजी होते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा क्यों लेनी है हिस्ट्री, करियर की सोचो, फ्यूचर की बेटा, कोई नौकरी वोकरी नहीं है हिस्ट्री में, नौकरी है सिर्फ किसमें, मैथमेटिक्स में। बट वो कहता है बट मुझे तो मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं है। जेवियर भाई अपने समझाने की कोशिश करते हैं, बट पिताजी क्या कह देते हैं साफ साफ, पिताजी ने साफ क्लियर कर दिया कि बेटा एक सेंसिबल लड़के बनो, मैथमेटिक्स लो ताकि वहाँ पे तुम कंप्यूटर पढ़ पाओ, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर का मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। अब देखा जाए तो पिताजी बात तो गलत नहीं कह रहे थे, बात तो सही है। देखो ये किताब कब लिखी गई होगी और अब एक्चुअल में मैं भी बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, बट ठीक है। पॉइंट इज कि बंदा जो एक्चुअल में करना चाहता है ना वो नहीं करने दिया जाता। इंस्टेड आपसे क्या उम्मीद करी जाती है कि आप मार्केट के एक प्रोडक्ट बन जाओ, फटाफट जाओ नौकरी पकड़ो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, दैट्स इट, फैक्ट्री की तरह, है ना। ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं आजकल। बट नाउ लर्निंग फॉर चेंज, पीछे का कोई पेज छूट तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, नहीं छूटा है, ओके। अब बात करते हैं भैया लर्निंग फॉर चेंज, यानी कि पढ़ाई करो ताकि चेंज के लिए, ठीक है। हम सब जानते हैं कि स्कूल जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम सबकी ज़िंदगी का, है कि नहीं। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, देखो आज के समय में, सबसे पहले ये पैराग्राफ में आपको समझाऊं उससे पहले ये समझ लो, कॉन्टेक्स्ट समझ लो। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पास्ट, भाई देखो आज के समय में स्कूल जाना ऐसा माना जाता है, ठीक है सब जाते हैं, अकेले थोड़ी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, पूरा देश जा रहा है। बट पास्ट में बात करें तो ये जो पढ़ना और लिखने की स्किल है ये बहुत कम लोगों को आती थी, सिर्फ पढ़ना लिखना। Most of the children learnt the work their families or elders did. For girls, the situation was worse. In communities that taught lessons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. भैया लड़कियों की तो हालत बहुत बुरी थी पहले के टाइम पे, उनको तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। और इवन आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हाईलाइटेड नहीं है बट मैं स्टिल बता रहा हूँ। पॉटरी, जैसे आपने सुना होगा पॉटर होते हैं जो कि मिट्टी से कुछ बर्तन बनाते हैं। अब इमेजिन करो आपके दिमाग में लड़का आएगा, बट उसमें भी बेचारी विमेंस बहुत हेल्प करती थी और उनसे सारे लोअर ग्रेड काम कराते थे, नॉन क्रेडिट काम, यानी कि बेचारी काम करेंगी पर क्रेडिट उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे यार ये एनसीईआरटी किताबें बड़ा दुख देती हैं।
In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. 19th century आते आते बहुत सारे नए नए ideas emerge हो गए थे. Schools became more common and communities that had never learnt reading and writing started sending their children to school. स्कूल्स कॉमन हो गए थे और बच्चों को भेजना शुरू कर दिया था. बट यहाँ पे बहुत ऑपोजिशन था गर्ल्स को पढ़ाने के लिए. मैनी वुमेन एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर वुमेन, और गर्ल्स के लिए अलाउ करा. बहुत स्ट्रगल चला तब जाके वुमेन जा पाई. उससे पहले इंपॉर्टेंट कहानी पढ़ लेते हैं पंडिता रमाबाई की. कौन थी ये पंडित रमाबाई? 1858 यानी कि 1858 में इनकी जन्म हुआ था इनका, और 1922 में इनकी डेथ हुई थी. इनकी डॉटर के साथ ये इमेज जो आप देख पा रहे हैं, ये भाई वुमेन्स एजुकेशन की बहुत ही चैम्पियन मानी जाती. क्यों? क्योंकि शी नेवर वेंट टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं गई, बट फिर भी उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा अपने पेरेंट्स से. उन्हें पंडित का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो संस्कृत को बहुत आसानी से पढ़ और लिख सकती थी, जो कि एक वुमेन के लिए उस समय बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जहाँ पे औरतों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था. उसके अलावा उन्होंने एक मिशन भी स्टार्ट करा खेड़ा गांव नाम की जगह पुणे के पास, जहाँ पे वो विडोज़ और गरीब महिलाओं को एनकरेज करती थी, उनको इलिटरेट बनाती थी, और साथ साथ इंडिपेंडेंट उनको स्किल सिखाना, जैसे कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस, फलाना ढिमकाना, ये सारी स्किल जिनसे वो खुद पैसा कमा सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, वो सब सिखाती थी. ठीक है, आया समझ में? वेरी गुड, शाबाश. अब लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रश सुंदरी देवी. उससे पहले अब देखो आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पढ़ेंगे रश सुंदरी देवी जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1800 में और 90 साल तक ये जीवित रहीं. Who was born in West Bengal some 200 years ago at the age of 60. She wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jeevan is the first known autobiography written by an Indian woman. क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में? रश सुंदरी देवी कौन है? यह है पहली इंडियन महिला, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, यानी कि अपनी खुद की लाइफ स्टोरी, जिसका नाम था अमार जीवन, जिसका सिंपल सी बात है बंगला में मतलब होता है मेरा जीवन. अमार तुमा के डैश, समझ सकते हो ना? थोड़ा पढ़ाई में मस्ती होती रहनी चाहिए यार, तभी तो मज़ा आता है. अब देखो रश सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी और एक रिच फैमिली से थी. बट उस समय पे माना जाता था कि वुमेन जो हैं अगर वो पढ़ना लिखना सीखेंगी तो वो घर में भाई बहुत ही मतलब पनौती हो जाएगी और हस्बैंड की डेथ हो सकती है और फलाना ढिमकाना, ऐसी घटिया स्टीरियोटाइप्स थी. इस सब के बावजूद भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और फाइनली उन्होंने ये किताब भी लिख दी थी. ठीक है, वो भी शादी के बाद सीक्रेटली. उसके बाद भाई मैं आपको पहले ये रुकैया सखावत हुसैन जी की भी कहानी बता देता हूँ. ठीक है, तो रुकैया सखावत हुसैन जी थी, इनका जन्म हुआ था 1880 में, यानी कि इनके काफ़ी बाद, इनका 1800 में हुआ था, इनका हुआ था 1880 में. ये भी रिच फैमिली से थी जिनकी काफ़ी ज़मीन थी. अब इन्हें उर्दू लिखना तो आता था बट इनको हमेशा बांग्ला और इंग्लिश लिखने से रोक दिया गया. क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उस समय ये मान्यता थी कि जिन लेडीज़ को इंग्लिश सिखा दी जाएगी वो ज़्यादा मॉडर्न हो जाएंगी, तो इनको सिखाते ही नहीं थे, सिर्फ आदमियों को इंग्लिश सिखाया जाता था. उसके अलावा भी वो उसके बाद भी वो क्या बनी? एक राइटर बनी और उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था सुल्तान ड्रीम. इंग्लिश में लिखी. कहानी का टैग मतलब कहानी का जिस्ट क्या था? कहानी थी एक लड़की जिसका नाम था सुल्ताना. अब ये सुल्ताना एक सपना देखती है और वो सपना क्या है वो देखना. उस सपने में वो जाती है लेडी लैंड नाम की जगह पे. कहाँ पे? लेडी लैंड. और लेडी लैंड कौन सी जगह थी? वो जगह थी जहाँ औरतों के पास, याद रखना ये कहानी लिखी गई थी 1905 में, आज़ादी से भी मतलब लगभग 40 साल पहले की बात चल रही है यहाँ पे. उसमें उन्होंने लिखा ये एक ऐसी जगह थी लेडी लैंड जहाँ पे औरतों के पास फ्रीडम थी पढ़ने की, लिखने की, चीज़ें इन्वेंट करने की, आसमान को कंट्रोल करने की, एंड फ्लाइंग कार्स में बैठने की, प्लेन उड़ाने की, सब कुछ. और जितने भी आदमी थे उन सबको एक सेक्लूजन में रखा गया था, मतलब इस जगह पे सब बंद कर दिए गए थे. गन्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ों को हरा दिया गया था औरतों के दिमाग से. सुल्ताना जैसे जैसे इस लेडी लैंड में ट्रैवल करती है अपनी सिस्टर सारा के साथ, तभी उसको पता चलता है कि वो सपना देख रही है और उठ जाती है. तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि भाई देखो उस समय भी लोग सपने देखते थे और सपने में उनके क्या आता था. सोचो जो आज के टाइम पे रियलिटी बन गई है, क्या? सिर्फ फ्रीडम, सिर्फ वो जो एक औरतें कर पाएँ. सोचो आज के टाइम पे आपको ये सब इतना नॉर्मल लगता है. आप में से कई जो बच्चे वीडियो देख रहे हो आप सब लड़की हो, राइट? है ना? आपको लगता है कि यार ठीक है, आपको सोचना चाहिए कि हम कितना, हम हमेशा सोचते हैं यार हमारे देश में क्या अच्छा है क्या अच्छा है. तो
तो यार भले ही चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं, बट हम एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त डेवलपिंग नेशन बन रहे हैं। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी एज अ वुमेन। चाहे आप चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत देश में हमने हर फील्ड में आगे बढ़ा है, चाहे वुमेन हो। आज के टाइम पे हम कितना चीज़ें बराबरी पे आ गई हैं, राइट, है ना, खुद सोचो। सिमिलरली मेंस के लिए भी पहले कितनी प्रॉब्लम थी, आज के टाइम पे आप बाहर जा सकते हो, पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, क्या कुछ नहीं, राइट। तो बस यही मेरा पॉइंट था आपको समझाना। अब ये थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो आपको याद होगा, रश सुंदरी देवी जिन्होंने अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उनके बारे में था कि भाई उन्होंने सीखा क्यों था पढ़ना, क्योंकि उनको चैतन्य भागवत पता है ना आपको, भागवत गीता जो होती है, उसको पढ़ने का उनको बड़ा मन था, बट कोई उन्हें पढ़ने नहीं देता था। तो इसीलिए उन्होंने पता है कैसे सीखी, अपने बच्चों की किताबों के पन्ने चुरा के, फाड़ के, कहीं से कोई पन्ना फाड़ के चैतन्य भागवत का, उन दोनों को मिला के कि अच्छा ये ए है, मतलब ये अ है, ये च है, ये र है, क है। पहले ऐसे अल्फ़ाबेट सीखे संस्कृत में, हिंदी में, तब जाके इस तरीके से पढ़ी। सोचो उनको कोई सिखाने वाला नहीं था। इमेजिन करो मैं तुम्हें एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की बुक दे दूँ और फिर एक पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दे दूँ और बोलूँ अब सीखो। बेचारी ने दिन रात एक करके पढ़ा, बिना आराम करे, कई हफ्तों तक मेहनत करी, तब जाके वो सीखी। अब सुंदरी देवी की तरह आज के समय पे तो भाई औरतों को पूरा, मतलब विमेंस को पूरा हक है रीड एंड राइट का, ऑफकोर्स बनता भी है वो चीज़, बट ये आज भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कुछ जगह आज भी चैलेंज बना हुआ है। हम अच्छी जगह रहते हैं ज़रूरी नहीं इसका मतलब हर बंदा इंडिया में अच्छी जगह रहता है, कई जगह आज भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, है ना। तो इसीलिए वो चैलेंज है आज भी। Schooling and education today, there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years जो कि काउंट करता है पॉपुलेशन और उनके बारे में सारी चीज़ें। तो अब आप ये देखो 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग 40% ऑफ मेन एंड वुमेन जो थे, एक मिनट यहाँ देखो, 40% ऑफ मेन एंड वुमेन जो थे वो लिटरेट थे, ठीक है, कंपेयर टू 15% ऑफ, जिसमें से सिर्फ 15% वुमेन थी, गर्ल्स। बट अब जो रिसेंट 2011 का लास्ट था और 2021 वाला भी एनसीईआरटीज़ में अपडेट नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 82% बॉयज़ और 65% गर्ल्स जो हैं अब वो पढ़ना और लिखना जानते हैं। बहुत ज़्यादा अपडेट आ गया है, राइट। उसके अलावा बात करें पढ़ाई छोड़ने की, तो इसमें भाई जो SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब, इनकी जो वुमेन्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा रेशियो पाया गया है कि एजुकेशन को बहुत जल्दी छोड़ देने का, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक फैमिली इश्यूज़, या फिर पैसे ना हो पाना, या स्कूल की अवेलेबिलिटी ना होना, है ना। अब दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित यानी कि SC और आदिवासी ST बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। उनके साथ क्या है कि स्कूल में रहने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी कम है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम गर्ल्स को भी माना गया दे आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। और मुस्लिम गर्ल्स के लिए तो ये तक देखा गया है कि उनके लिए तो SC ST वालों से भी ज़्यादा मुश्किल है प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट करना, यानी कि 5वीं तक का स्कूल। वाइल ए मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 to 5 years इन स्कूल। ऑन एन एवरेज पाया गया है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, बहुत पहले की बात चल रही है तो आपसे कंपेयर मत करना, बहुत पहले क्या होता था, सिर्फ 3 साल का एवरेज था कि सिर्फ 3 साल स्कूल जाती थी फिर छोड़ देती थी। वहीं पे जो बाकी थी वो 4 से 5 साल का स्कूल था। इसके कई रीज़न हो सकते हैं भाई। देखो पहला रीज़न क्या है कि स्पेशली रूरल और पूरल एरियाज़ में प्रॉपर स्कूल ही नहीं है, टीचर ही नहीं आते रेगुलर बेसिस पे, तो भाई बच्चे बेचारे कहाँ से जाएंगे। उसके अलावा अगर आते भी हैं तो स्कूल इतनी दूर दूर बना दिए हैं कि पेरेंट्स चाहते ही नहीं है भाई अपनी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को कैसे इतनी दूर भेजेंगे, तो इतनी स्कूल नहीं है, कुछ के पास इतने पैसे नहीं है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नहीं है। और बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है सिचुएशन में, क्योंकि उनका क्या है, कहीं भेज दो रात में चले आएंगे वापस। लड़कियों के लिए भाई सेफ्टी के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो इसीलिए कई पेरेंट्स चाहते भी हैं फिर भी नहीं भेज पाते। अब बात करते हैं भाई वुमेंस के मूवमेंट की। अलग अलग तरीके से वुमेंस ने मूवमेंट करा, मूवमेंट यानी कि अलग अलग स्ट्रगल करे वुमेंस क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कैंपेनिंग की। कैंपेन्स होते क्या हैं? कैंपेन किए जाते हैं टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। कैंपेन हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। अब देखो कैंपेन यानी कि सिंपल सी बात है, एक अवेयरनेस कैंपेन फैलाना, एक मूवमेंट तरह शुरू करना कि हाँ ठीक है यार हमने एक कैंपेन लिया है, यहाँ पे हम ये अवेयरनेस फैलाते हैं,
हम धरने देते हैं, वो सब कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट है ना। और ये इतने पावरफुल हैं, आप मजाक से हटके बता रहा हूँ, 2006 में सोचो वुमेन को फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस यानी कि जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं जो घर पे होता है, उसके खिलाफ लीगल प्रोटेक्शन मिला। 2006 से पहले वो भी नहीं था। मतलब एक पति अपनी पत्नी को कितना भी पीटे मारे वो कोई कंप्लेन नहीं कर सकती और पति पे कोई केस नहीं होगा। 2006 में केस बना फाइनली। उसी तरीके से और भी एफर्ट्स किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 1997 में एक गाइडलाइन लाई, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या पढ़ते हो और वहाँ कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ सेक्सुअल बदतमीजी करने की कोशिश करता है, हरासमेंट करने की कोशिश करता है, तो आप सोचो 1997 से पहले इस चीज़ के ऊपर लॉज ही नहीं थे। आप कंप्लेन भी कर दो, कोई लॉ ही नहीं है, किस चीज़ पे जेल में डालोगे। बट उसके बाद लॉज बने जब लोगों ने आवाज़ उठाई। तो 1980s में फॉर एग्जाम्पल वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ। पहली बार 1980 में ये केस बढ़े डाउरी डेथ के। उस समय पहले बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था भाई कि दहेज अगर नहीं आया तो मार दिया जाता था वाइफ को, इतना बुरा। और जो इन लॉज हैं भाई इतने ग्रीडी होते थे कि वो ये भी नहीं सोचते थे कि बच्चे की परिवार के बारे में, मतलब उस लड़की के परिवार का क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं सोचते थे। समझ रहे हो, ये हाल था। और हाँ ये बता दूं कि ये जो इमेज थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, सो आई जस्ट नीड टू टेल यू अबाउट इट। ये इमेज जो है ये किसकी है, ये है सत्या रानी नाम की एक लेडी की। यहाँ देखो इसकी इमेज ध्यान से। ये इमेज क्यों ली गई है, इसकी खास बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठी हुई हैं, लीगल फाइल्स के गट्ठर के सामने, है ना। कब, जब इन्होंने एक लॉन्ग लीगल बैटल लड़ी है टू सीक जस्टिस फॉर हर डॉटर हु वॉज मर्डर्ड फॉर डाउरी। इनकी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद भी इनको इतना लंबा केस, इतनी फाइल वाला केस लड़ना पड़ा, जबकि एक सिंपल केस था मर्डर का। समझ रहे हो, तो इतना लोगों ने स्ट्रगल करा है, तब जाके आज ये हिंदुस्तान इस लेवल पे पहुंचा है। उसके अलावा क्या है, रेजिंग अवेयरनेस रेज करने के लिए अलग कॉम्पिटिशन, प्ले, गाने, पब्लिक मीटिंग होती हैं। प्रोटेस्ट करना मतलब वायलेंस, द वुमेन्स मूवमेंट रेजेज वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। जब भी सरकार कोई ऐसा चीज़ करती है जो कि इनके वायलेशन करती है आपके वुमेन के राइट्स को, कई बार औरतें आगे आई हैं। इनफैक्ट नॉट सारी औरतें, आदमी भी साथ में आगे आए हैं जो भाई साथ देना जानते हैं। एंड शोइंग सॉलिडारिटी मतलब पूरी जनता रोड पे आ जाती है। आपने देखा है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सारी औरतें बहुत दुनिया भर से एक अलग अलग जगह इकट्ठा होती हैं, वहाँ पे कैंडल मार्च होती है और ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो ये सब क्या है, सॉलिडारिटी को शो करता है। एंड इसी के साथ चैप्टर हो जाता है समाप्त। ये सारे प्रश्नों का उत्तर अब आप बहुत ही आसानी के साथ दे पाएंगे, चाहे तो पढ़ के देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 मज़ेदार और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया तो क्या करना है, झट से सब्सक्राइब मारना है और फट से वीडियो को लाइक करना है, झट फट, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसको ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट मेरे से सवाल जवाब करने के लिए और डिस्कशंस वगैरह के लिए, खूब सारी मौज मस्ती के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।